डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10 मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है कि हम आज पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से फार्मूले हैं, ठीक है, और कैसे कैसे सारे फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको इम्पोर्टेंट बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कब कब आया हुआ है और इस एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जितने भी हम क्वेश्चंस इस बार चूज कर रहे हैं अपने वीडियो में, ये मान के चलिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट ही हैं और आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ट्राई कर लेना है। यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की भी कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो मेथड बता रहे हैं बच्चों, इसमें केवल आपको नंबर चेंज मिलेगा, लेकिन मेथड यही सेम हो सकता है। हो भी सकता है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ लगवा रहा हूँ वही क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आ सकता है, तो ये भी कंडीशन है। तो इसलिए हम दोनों को लेके चल रहे हैं। अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है कि हमने इस चीज को पढ़ रखा है, रिवाइज कर लिया है, और अगर नहीं आ रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ रखा है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम उस क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। नंबर चेंज मिलेंगे, बाकी मेथड वही रहेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो बच्चों वो पार्ट 2 से रिलेटेड है। इसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कैसे क्वेश्चंस ये हल होंगे। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो वो जाएं यूट्यूब चैनल को सर्च करें अमित गुप्ता क्लासेस और वहां से उसका पार्ट 1 देख लीजिए इस चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और साथ ही साथ मैं चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो टर्म 2 में आने वाला है, उसके भी 2 पार्ट वीडियोस मैंने बना दिए हैं। उन दोनों पार्ट्स को भी चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं, और पार्ट 2 जो बना हुआ है उस चैप्टर का, वो उस प्रॉब्लम जितने प्रॉब्लम मैंने चूज किए उसका सोल्यूशन वीडियो बना हुआ है। तो उस दोनों को आप देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये भी आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज बिना देर किए हुए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, और जो चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। और इसमें आज हम कुछ और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इस टर्म 2 एग्जाम के लिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन पहले मैंने लिया हुआ है कि Which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term? ठीक है, कि कौन सा टर्म इस AP का कौन सा टर्म, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म 21st टर्म से 120 मोर देन होगा, इसको हमें क्वेश्चन ने पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हो सकता है कि AP चेंज हो जाए, ये टर्म चेंज हो जाए, ये वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन जो मेथड है बताने वाला हूं वो मेथड नहीं चेंज होगा, उसको उसी तरह अप्लाई कीजिएगा, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया था बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिया है कि फर्स्ट टर्म यहाँ गिवन था 3, डी निकालने के लिए कहा था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपका 15 है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, तो इसमें से लेस करेंगे तो 12 आ जाएगा बच्चों। और हमें कौन सा टर्म निकालना है, मान लो वो टर्म n है, तो यहाँ n निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, हम फार्मूला कौन सा अप्लाई किए हैं, an इज इक्वल टू होता है जनरल टर्म जो होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस फार्मूले पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसका nth टर्म ही तो निकालना है, n की वैल्यू पूछा तो nth टर्म निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12, ये आ गया हमारे पास an की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बच्चों क्या करें, नाउ हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो एपी है, जो इसका nth टर्म है वो क्या है, उसके 21st टर्म से 120 मोर देन है, तो इस चीज को हमें निकालना है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन या एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया है कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, ये तो कंडीशन है। जो an टर्म है वो क्या है, 21st टर्म से 120 मोर देन है, तो a आया कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, और ये क्या है, ये ज्यादा किससे है, a 21st टर्म से 120 मोर देन है, ये कंडीशन कह रहा था। बात समझ आ गई बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया, हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू गिवन थी ना, 3 रख देते हैं, ए की वैल्यू 3 गिवन थी,
और A20 का मतलब A21 का मतलब क्या होता है? A21 का मतलब A प्लस 20D। तो यहां आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि A प्लस 20D और प्लस 120। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर हम D की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर A की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 3 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितना बच्चों? 12। A की वैल्यू कितनी? 3। 20 इंटू D की वैल्यू 12 और प्लस 120। सॉल्व करते हैं इसको। 3 प्लस n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 20 इंटू 12 240 और प्लस 120। सॉल्व कीजिए। 3 प्लस n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 240 120 360 और 363 हो गया। अब ये प्लस 3 है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 363 माइनस 3। दैट्स मीन n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 360। अगर हम इसको 3 इसमें लेस करें तो हमें 360 मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 12 यहाँ पर n-1 के साथ में क्या है? मल्टीप्लाई है। अब इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 360 अपॉन 12। अब 12 का टेबल पढ़ते हैं। 36 में कितनी बार? 3 टाइम्स, और 0 में 12 जीरो जा। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 30, देन n इज इक्वल टू 30 प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 यानी 31। हैंस क्या लिखेंगे? 31st टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 31st टर्म होगा वो उस एपी के 21st टर्म से 120 मोर देन होगा। इतना ही हमको इसमें बताना था। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स आपको देने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 3 मार्क्स जरूर देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। क्लियर हो गई बात को? ठीक है, देख लिया। अब बढ़ते आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 213, 205, 197, डैश 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 37। ठीक है, हमें ये एक एपी दिया है बच्चों और इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। अब मिडिल टर्म की बात आ गई, तो मिडिल टर्म की जब बात आएगी तो हमको स्टैटिक्स में जाना पड़ेगा। तो स्टैटिक्स में क्या कहता है कि मिडिल टर्म निकालने के लिए कितने फार्मूले होते हैं? एक तो हो सकता है हमारे पास सबसे पहला जो हमारा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम लोग मीडियन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां से मिडिल टर्म जो हमारा होता है थोड़ा सा आसानी रहता है फाइंड करना। ठीक है, और वैसे हम मिडिल टर्म निकालने के लिए तो हम मीन वैल्यू को भी, मीन को देख कर चेक कर सकते हैं कि मीन में ही हम पता कर लें कि उसे कितने ऑब्जर्वेशन है, उस पर फिर बीच वाला वैल्यू कौन सा होगा। तो ये भी तरीका है, लेकिन अभी हम देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। पहले इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एपी हमारा देख लीजिए, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एपी है। ठीक है, और इसका लास्ट टर्म गिवन है 37। तो हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन दैट क्या है बच्चों कि an इज इक्वल टू 37 गिवन है, और क्या गिवन है हमारे पास? d चाहिए हमको। तो d कितना आ जाएगा? 205 माइनस 213, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा? -8। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम निकाल लेते हैं, कौन सा? सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो है। तो इसको निकालने का प्रयास हम लोग करते हैं, देखते हैं कितना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आएगा देखते हैं। तो an की वैल्यू बच्चों गिवन है कितना? an की वैल्यू गिवन 37। a की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? यहाँ लिख लेता हूँ, a की वैल्यू भी 213 गिवन है। ठीक है, तो 213 ये हो गया, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बच्चों? -8। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये प्लस में है, इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 37 माइनस 213 इज इक्वल टू n-1 इंटू -8। सॉल्व करेंगे बच्चों। 3 में 7 जाएगा? नहीं जा सकता, तो कैरी ले लेंगे यहाँ पर। 13 में 7 गया तो 6,
यहाँ बचा 20, 20 में 3 गया तो 17, और बड़ा कौन था, वैल्यू कौन सी बड़ी है 213, तो साइन उसका लेंगे तो माइनस आ जाएगा बच्चों, और n-1 इंटू -8, -8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 176 अपॉन -8, कैंसिल आउट कर दो, 8 2 जा 16, कैरी आ गया 1 तो 16 फिर हो गया, 8 2 जा 16, तो n-1 इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, दैट्स मीन n इज इक्वल टू 23। यहाँ बच्चों में टर्म आया है हमारे पास कि 23rd टर्म जो है ये लास्ट टर्म का पोजीशन है, कि 23वें टर्म पर ये 37 लिखा गया है। हमें चाहिए मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं मीडियन का फार्मूला। स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मीडियन फार्मूला क्या होता है। अगर ऑड नंबर हो तो n की वैल्यू क्या दी है बच्चों, ऑड दी है, क्या दी है, ऑड दी है, तो मिडिल टर्म निकालते हैं। तो यहीं पे थोड़ा सा मैं इसको यहीं पे आपको दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मीडियन का फार्मूला लगाइए ऑड नंबर के लिए, मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या होता है ऑड नंबर के लिए, n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म होता है, ये तो होता है ऑड नंबर के लिए, ठीक है। तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 23 रख दीजिए, तो 23 + 1/2 दैट्स मीन 24/2, दैट्स मीन 12th टर्म। कौन टर्म आ गया बच्चों, 12th टर्म आ गया। मिडिल टर्म कौन सा होगा, 12th टर्म होगा। तो 8 12 हमको क्या करना है, निकाल लेना है। तो 8 12 मतलब कितना बच्चों, a + 11d। क्या बताया था मैंने, जो इसका लास्ट टर्म a 12 लिखा हुआ है उससे हमेशा d एक वैल्यू कम होगा, ठीक है। और इस तरीके से इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो a + 11d में वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू कितनी 213 और d की वैल्यू कितनी -8 पुट कर दीजिए। तो 213 + 11 इंटू -8 सॉल्व कीजिए, 213 और माइनस प्लस माइनस 88। बच्चों 3 में से 8 जाएगा, नो, तो कैरी ले लेंगे, 13 में से 8 गया तो 5, 20 में से 8 गया तो कितना, 20 में से 8 गया तो कितना 112। तो 8 12 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 12th टर्म से कितना आ जाएगा बच्चों 125। और यही क्या है आपका मिडिल टर्म है, क्या है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 125। दिस इज योर आंसर। इजी है, आई होप यू ऑल विल बी सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ 2 और है बच्चों, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 हमने लिया है, इसको भी देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, इफ m times the mth term of an AP is equal to the n times the nth term and m is not equal to n, so that its m plus nth term AP is 0, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए किसी nth टर्म को m टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल होता है nth टर्म के n टाइम्स के, ठीक है। और जहां पर दिया गया है कि m जो है n के बराबर नहीं होगा और हमें शो करना है कि जो m प्लस nth टर्म है उसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, ठीक है बच्चों। तो 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज b1/n and its nth टर्म b1/m, अगर mth टर्म का AP का वैल्यू 1/n हो और nth टर्म AP की वैल्यू 1/m हो तो शो करना है हमको कि इसके mn टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 3 में आपको समझा देता हूँ कि इसी तरह क्वेश्चन ये भी है, इसको लगा देता हूँ मैं, आपको दिखा तो कैसे लगेगा। और क्वेश्चन 4 आप मुझे लगा के बताइए कि क्वेश्चन आपने लगा पाया या नहीं लगा पाया, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या गिवन है आपके पास, हमें गिवन है 2 टर्म, एक है m टर्म और एक है nth टर्म। तो पहले ये तो निकाल लें, उसके बाद फिर हम आगे इस पर बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहले हम गिवन दैट या गिवन दैट ना लिख लेते हैं, ठीक है।
nth सिंस निकालते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम सिंस ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर एम टर्म की बात करें तो ए एम आ जाएगा एन की जगह पे, तो क्या आ जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये आ गया, ठीक है। एंड अगर ए एन टर्म की बात करें जहां यम है वहां एन रख दिया तो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये दो कंडीशन हमको पता चल गया कि इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो एम एट टर्म क्या होता है और एन टर्म क्या होता है, ये वैल्यू बदल गई। अब एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कहा है कि mth टर्म के एपी को अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल हो जाता है nth टर्म के एपी को n टाइम्स से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसी को चेक कर लेते हैं। तो m टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई किसका, mth टर्म, और mth टर्म कितना आया है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं बच्चों, ठीक है, बड़े ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, n टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई और nth टर्म, और nth टर्म कितना बच्चों a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व किया जाए, सॉल्व करते हैं। इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे आप इधर ले आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्टेप। अब ये ना कहना कि सर ये कैसे हो गया, कैसे करना है, हमको तो ये प्रूव करना है बच्चों m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0, और m प्लस nth टर्म तभी हो सकता है जब ये पूरा इक्वेशन इसके साथ में हो। तो इसको सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, तभी तो हम कह सकते हैं इसको 0 प्रूव करने के लिए। तो सारे वैल्यू को इधर ले आओगे तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा m इंटू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और माइनस एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और इसमें हम लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, और इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ भी एन ही है ना, तो इसमें हम कर्ली ब्रैकेट एक और यूज कर लेते हैं ताकि आपको समस्या ना हो, क्योंकि ये पूरे को भी तो हमें एन से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया। और इधर क्या हो गया, पूरी वैल्यू बराबर 0 हो गया, कि ये सारी इधर आ गई तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो m को a से मल्टीप्लाई करने पे am, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आएगा m स्क्वायर, और इसको इससे करोगे तो माइनस m स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो माइनस m, और इसको पूरा d लिख दो। कर सकते हैं ना, m को केवल मैंने m माइनस वन मल्टीप्लाई किया, इंटू डी बाहर रखा है, d से अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करो तो an, और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए, देखिए यहाँ भी a वाला टर्म है, यहाँ भी a वाला टर्म है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी माइनस ए एन माइनस एन स्क्वायर माइनस, या इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इसको हटा दो। या अभी हम कहें तो कर लेते हैं इसको ही, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो पूरी वैल्यू, चलिए कोई नहीं, माइनस बाहर ही रखते हैं, ये डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं, एन स्क्वायर और माइनस एन ही इसका रह देते हैं अभी, ठीक है। तो ये आपका एन ही रहेगा और ये माइनस में ही रखते हैं, इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, ये ऐसे रह देते हैं, और इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें अगर हम चेक करें तो वैल्यू यहाँ पर a है, यहाँ पर a है बच्चों, तो a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। और प्लस जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ हम d कॉमन लेने वाले हैं। क्या कॉमन लेने वाले हैं, d। तो हमने d ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा, m स्क्वायर माइनस m, और बच्चों यहाँ माइनस था, जब इसको अंदर अब मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस माइनस और प्लस माइनस एन स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d तो आ ही गया, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देखिए, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कैसे ब्रेक कर रहा हूँ देखो ध्यान से, a प्लस a इज इक्वल टू m माइनस एन प्लस d, और ब्रैकेट में इसको एक साथ ले रहा हूं बच्चों, इसको और इसको एक साथ, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ले लिया, और यहाँ इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे बच्चों तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, और यहाँ मैं लगा देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, और ये डी यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात एक ही है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, और यहाँ नहीं पता, कैसे करें, चेक करते हैं कैसे करते हैं। एक स्टेप और लिख देता हूं ताकि आपको समझ में इजली आ जाए। तो a m माइनस एन प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी और a माइनस बी और माइनस m माइनस एन, और इस पूरे पे कर्ली ब्रैकेट और इंटू डी यहाँ लिख दो तो इज इक्वल टू 0। अब देखिए चेक कीजिए, यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी, तो सब में कॉमन है, बाहर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो m माइनस एन हो गया बाहर, और इंटू, और ब्रैकेट में a बचा, और क्या बचा, प्लस, ये प्लस बचा, और क्या बचा, m प्लस एन, और ये पूरा जब बाहर यहाँ से तो ये गायब हो गया तो खाली m प्लस एन बचेगा, और यहाँ से जब ये गायब होगा तो खाली क्या बचेगा, -1, और इंटू डी इज इक्वल टू 0। और जरा पढ़िए, अगर हम इधर चेक करें तो ये m माइनस एन इंटू, इसको मैं t या a m प्लस एन लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0 हो गया। सर कैसे, देखो m प्लस एन टर्म, m प्लस एन टर्म क्या होगा, देखो सिंस m प्लस एन टर्म बराबर होगा a प्लस n की जगह पे क्या रखना है, m प्लस एन, तो m प्लस एन और -1 इंटू डी होता है, यही तो होगा। और ये देखो यही चीज तो लिखी है, ये चेक कर रहे हो, ठीक है। तो इसी की जगह पे मैंने क्या किया, पूरी की जगह पे a प्लस m प्लस एन लिख दिया और बराबर ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब ये देखो बच्चों m माइनस एन आ गया, और यहाँ क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि m नॉट इक्वल टू n, यानी m और n बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कोई वैल्यू आपको देगा, कोई ना कोई आपको रियल नंबर देगा, तो इसके लिए मतलब ये आपका मल्टीप्लाई में जरा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो am प्लस एन इज इक्वल टू 0 अपॉन m माइनस एन, और किसी भी रियल नंबर से 0 को डिवाइड करो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी बच्चों। और यही हमें प्रूव करना था कि m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0, तो ये आपका प्रूवमेंट है, m प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो आप दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये माइनस है बच्चों, क्योंकि ये मैंने बाहर लिया था, और ये भी माइनस है, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा स्टेप समझ लीजिएगा, और एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजिली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये सोल्यूशन नंबर 3 है, जो ऊपर मैंने भी क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, बिल्कुल इसी स्टेप की तरह है, थोड़ा सा चेंजेस है, आप कर लीजिएगा और आपको दिखेगा कि इसका भी आंसर आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये दोनों जैसे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया। ये 2019 में आया था और ये सेंट्रल में आया था आपका, ठीक है, तो ये आपका भी 2019 में आया था। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लगा लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस तरह से बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजीली मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, और इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से पता हो जाए कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, तो वो आप इसका मेथड भी सीख जाएंगे और आसानी से इसको लगा लेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, बस केवल आपको जहां nth टर्म है वहां p टर्म आ जाएगा, q टर्म आ जाएगा, तो मेथड वही है, m प्लस nth टर्म पूछे या p प्लस q टर्म पूछे, अगर ये ऐसा कहता है कि 0 इसको प्रूव करना है तो सेम मेथड अप्लाई कीजिएगा। अब इसी के जस्ट आप देखो तो एक क्वेश्चन और मैंने लिया है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1/n, मतलब जो mth टर्म ऑफ एन AP है वो उसकी वैल्यू जो दे रखी है 1/n दे रखी है, एंड इट्स nth टर्म बी 1/m, और उसकी जो nth टर्म का जो AP है वो 1/m दे रखा है। हमें क्या करना है, देन शो दैट इट्स mth टर्म इज 1, हमें ये शो करना है कि जो mth टर्म आएगा वो 1 होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे इस स्टेप को हम लोगों ने
फॉलो किया था एक एक करके, सेम एज इट इज इसी स्टेप को भी फॉलो कीजिएगा। और जैसे आपने पहले nth टर्म निकाल लीजिएगा, nth टर्म निकाल लीजिएगा, उन दोनों के दो इक्वेशन बनेंगे ऐसे ही, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो a और d का वैल्यू आ जाएगा या a और d में रिलेशन आ जाएगा। फिर उस वैल्यू को mth टर्म में रख दीजिएगा। सॉल्व करने पे आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ट्राई जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए या किस पेपर में, बेसिक में आया स्टैंडर्ड में, ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ जितने मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ अपने वीडियो में, ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट हैं और आपको देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। फोर्थ आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। और ये मतलब प्रूफ ही करना है और चेक कर लीजिएगा कि 1 आया कि नहीं आया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट में बताइए कैसे क्वेश्चन आपको कैसे पता करना है, मैं उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने और लिए हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, मैंने बहुत इजीली इन सब चीजों को पढ़ा रखा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, देखो सेम इट इज ये भी लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। तो इन दोनों में से कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आए, यहाँ डिविजिबल बाई 3 हो, डिविजिबल बाई 4 हो, डिविजिबल बाई 9 हो, तो बस आपको एक मेथड एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, उसको सीख लीजिए। बाकी सभी क्वेश्चंस पर अगर इस तरह से आता है तो अप्लाई करिएगा और डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई इसे बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं हो ना, ज्यादा बहुत इसमें दिमाग लगाना है, बहुत इजीली इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है कुल कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो डिविजिबल बाई 7 है। तो बच्चों उन्हीं नंबर्स को हमें लेना है जो 7 से डिविजिबल हो जाए। और कितने डिजिट के, 3 डिजिट के नंबर। तो पहले हम जरा एक मेथड यूज करें। सोल्यूशन नंबर मैं पहले दे रहा हूं, यहाँ 4 क्वेश्चन है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7। तो 5th क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूं, ठीक है। 6 आप खुद करेंगे, 7 बता दूंगा मैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या, 3 डिजिट का नंबर लेना है। तो सबसे पहले हमें 3 डिजिट के 2 नंबर्स पता करने हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट होता है 100 और ग्रेटेस्ट होता है 999। अब बच्चों इसको हमें क्या करना है, 7 से दोनों को डिविजिबल करके देख लेना है। तो ये रफली करना, ये आप लोग रफली कर लीजिएगा, फिर वहां पर जब एपी बनाओगे, ठीक है, तब वहां निकलेगा। इसको 7 से डिविजिबल करने का तरीका क्या है, देखो मैं आपको बहुत बेसिक बताता हूँ, ठीक है। ये 7 से आप लोग करते थे क्लास 6 5th में डिवाइड। तो 7 1 जा 7, 3 कैरी 0 हो गया, 7 4 जा 28, कैरी कितना आया 2। इसका मतलब ये 2 हमारा बच रहा है, ये 2 हमारा बच रहा है। या तो इस 2 को इसमें लेस करें तो 7 से कट जाएगा। तो अगर 2 से लेस कर दोगे तो कितना आएगा 98। तो 98 बच्चों कहीं 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर हमको लेना है। तो ये 98 तो होगा नहीं, तो क्या करें, इस 2 में कुछ ऐड कर दे कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 में कितना ऐड करें कि वो 7 से डिविजिबल होगा। भाई 7 से 7 डिविजिबल हो सकता है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 में 5 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 तो इसी में रहा होगा और 5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 105। 105 भाई 100 पूरा था, 105 और ऐड कर दोगे तो 105 हो जाएगा। और 105 जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इस पे चेक करें 7 से, तो 7 1 जा 7, 2 कैरी आ गई 9, 7 4 जा 28, कैरी कितना 1 9, फिर क्या उतर जाएगा यहाँ पर 7 2 जा 14, कैरी कितना 5। तो बच्चों अब देखिए, अब अगर 5 ये आपका कैरी आ गया तो 5 इसमें पहले एक बार लेस करके देख लो, क्या वो लेस करने पर भी 3 डिजिट का नंबर बचेगा। और एक बार जोड़कर देख लो क्या वो 3 डिजिट का नंबर रहेगा। तो पहले लेस करते हैं, तो लेस करोगे तो आ जाएगा 999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994। तो ये 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐड कर दूं इसको 999 प्लस 5 तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 1004। और 1004 कहीं आपका 3 डिजिट का नंबर है।
नहीं ना, तो इसको यहाँ पर इसको हटा देना है, ये वाला नंबर लेना है और ये वाला नंबर लेना है। इसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं 3 डिजिट के, जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे उसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा एपी ऑफ 3 डिजिट numbers which divisible by 7 is क्या आएगा? सबसे पहला नंबर होगा बच्चों 105 पहला नंबर हो गया। फिर उसके बाद 7 से डिविजिबल हो रहा है बच्चों, तो 7 से डिविजिबल हो रहा है तो 7 ऐड करते जाइएगा, तो इसमें 7 कितना आएगा 112, फिर 119 और ऐसे डैश डैश डैश, कितना लास्ट में कितना नंबर आया था 7 डिविजिबल है 994, ये आपका लास्ट नंबर आया था। तो इसके बीच में कुल कितने नंबर्स होंगे, इससे उसके बीच में कुल कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, हमें ये पता करना है। तो बहुत इजी है बच्चों, हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो n की वैल्यू फाइंड करें तो क्या करें, पहले a गिवन कर लें, तो नाउ a इज इक्वल टू कितना बच्चों, पहला फर्स्ट टर्म 105। नाउ d क्या करेंगे, d जो होता है a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू कितनी, a2 कितना है 112, a1 कितना है 105, कितना आ गया बच्चों 7, कि भाई 7 का ही तो डिफरेंस चल रहा है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, और क्या है हमारे पास, an गिवन है, तो an कितना गिवन है 994। an क्या होता है, an जो होता है बच्चों लास्ट टर्म होता है, क्या होता है लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 994। ठीक है, फाइंड करना है हमको n इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंस an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों बहुत जरूरी है कि आपको फार्मूला सब लर्न रहे, हर एक चैप्टर्स के फार्मूले लर्न होने चाहिए आपको। यू शुड बी लर्न द ऑल दिस फार्मूला ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन टर्म 2, तभी आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कि कहीं भी कोई आप फार्मूले भूल जाओगे तो फिर आप जानते हुए भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फार्मूला पहले याद कर लीजिएगा, फिर मेथड सीख लीजिएगा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब जो जो वैल्यू में गिवन है यहाँ पर रख देंगे। an कितना गिवन है 994, a कितना गिवन है बच्चों 105, n ही फाइंड करना है बच्चों, हमें ऐसे रहने देंगे। और d कितना आया था बच्चों, d 7 आया था, 7 रख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों, अब सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ये प्लस में है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, इधर LHS साइड में जब आएगा तो ये प्लस से इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। लेस कीजिए, 4 में से 5 जाएगा नहीं ना, तो कैरी ले लीजिए, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ बचा 8 में 0 गया तो 8 और 9 में से 1 गया तो 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 आपका मल्टीप्लाई इधर आया क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो n माइनस 1 889 बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ लिखता बराबर करके लिखता तो यहाँ पर जानो कि अगर a बराबर b है तो b बराबर a कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये हो सकता है, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो 7 से करेंगे हम इसको डिवाइड, 7 1 जा 7, कैरी आ गया 1 2 18 हो गया, 7 2 जा 14, कैरी आ गया 4 49 हो गया, 7 9 जा 7 7 जा 49, तो 127। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू इधर जाके ये प्लस हो जाएगा तो 128। ठीक है, तो कुल कितने टर्म होंगे भाई, 105 और 994 के बीच में कुल कितने नंबर ऐसे होंगे 7 से डिविजिबल हो सकते हैं 128, मतलब इन दोनों को लेकर के इंक्लूड करके। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा हैंस टोटल नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर
which divisible by 7 is कितना 128। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों 2 या 3 मार्क्स को जरूर देखने को मिलेगा और आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड वाला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में इस बार हो सकता है मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये 2019-20 में क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसमें आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है, तानवी ज्वाइंड हर जॉब इन अ कंपनी इन द ईयर 2015 on a monthly salary at 40,000 rupees with an annual increment of 2,500 rupees. In which year will she get 65,000 rupees 65,000 rupees as monthly salary? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि तानवी ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया, कब? एक कंपनी में वो अपनी जॉब को ज्वाइन करती है, कब? 2015 में। ठीक है, तानवी एक जॉब कंपनी में अपने जॉब को ज्वाइन करती है 2015 में, जब उसकी सैलरी कितनी थी ज्वाइन करने के समय? 40,000 रुपीज थी। इंक्रीमेंट के साथ, इंक्रीमेंट कितना हो रहा था पर ईयर? 2500 रुपए। कितना? 2500 रुपए पर ईयर उसका जो था वो इंक्रीमेंट उसका हो रहा था। ठीक है, तो बताइए कि उस कितने, यानी इन विच ईयर, किस वर्ष में या किस ईयर में उसकी सैलरी 65,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी। उसकी सैलरी किस ईयर में 65,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी। हमें क्या क्या गिवन है इसमें आप पता करेंगे। सबसे पहले उसने जॉब जब ज्वाइन किया तो कौन सा ईयर था? 2015। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे भाई, उसने अपना जॉब यहीं से स्टार्ट किया है। तो उसके 2015 में सैलरी कितनी डिसाइड हुई? उसकी सैलरी डिसाइड हुई थी 40,000 रुपीज। तो यानी ये आपका ए है। क्या है? ए है। और उसका क्या? विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब जो एनुअल इंक्रीमेंट है, मतलब पर ईयर जो इंक्रीमेंट लगता है उसकी सैलरी पे, वो कितना रुपया दिया हुआ है? 22,500 रुपीज। यानी ये डिफरेंस है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। यही तो डी है कि हर वर्ष आपको 2500 रुपए बढ़कर मिलेगा सैलरी में। तो ये डी मिल गया, ये ए मिल गया, और लास्ट में कितनी सैलरी उसकी होनी है? 65,000 रुपीज। किस वर्ष में होना है? 65,000। तो ए एन दिया है, डी दिया है, ए दिया है, निकालना क्या किस वर्ष की बात कर रहा है। तो यानी आपको एन की बात पूछ रहा है, तो यानी यहां से निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन था बच्चों? ए गिवन कितना है? 40,000 रुपीज। A1 कह लीजिए, ए कह लीजिए। ठीक है, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? ठीक है, तानवी फर्स्ट मंथ सैलरी, तानवी फर्स्ट मंथ सैलरी A1 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा, एंड पर ईयर या एनुअल इंक्रीमेंट डी मान लीजिए कितना हो रहा है? 2,500 रुपीज। ठीक है, और एन कितना दिया है, मतलब किस वर्ष में एन उसकी सैलरी 65,000 रुपीज, मतलब वो लास्ट सैलरी उसकी कितनी हो जाए, कब होगी, इसकी बात किया हुआ है। तो ये एन होगा 65,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन में इतना गिवन था। अब क्या करेंगे? हमें निकालना क्या? हमें पूछा है किस ईयर में, तो एन फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ सिंस, या सिंस लिख लो, नाउ करने में सिंस लिख लेते हैं। सिंस ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी? 65,000 रुपीज। ए की वैल्यू 40,000,
प्लस n-1 इंटू डी 2500। ये 40,000 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। 65,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2500। लेस करेंगे 25,000 रुपीज इज इक्वल टू n-1 इंटू 22,500 रुपीज। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। तो 25,000 रुपीज डिवाइड बाई 2,500 रुपीज इज इक्वल टू n-1। 0 0 0 0 25 10 जा, यानी n-1 इज इक्वल टू 10। ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो n इज इक्वल टू 11। तो कितने वर्ष बाद, 11 ईयर्स में उसकी सैलरी 65,000 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, hence C will get 65,000 rupees per year after 11 years. That's mean कितने वर्ष में, 2015 में 11 जोड़ दीजिए, 2016 ईयर्स में तो होगा, 26 में ही तो होगा। 11 15 10 आपका हो जाएगा 25 और ठीक है, दैट्स मीन इन 2026 C get 65,000 rupees annual salary। ठीक है, in 2026 C will get 65,000 रुपीज एनुअल सैलरी। ठीक है, तो ये कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसको देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आसानी से इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्लास में बताया था, कोचिंग बताया है और यहाँ बता रहे हैं कि जब भी आप क्वेश्चंस को समझे पढ़ें तो अगर उसमें आप क्वेश्चंस में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिखे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिखे, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चंस कभी भी एपी फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, हमेशा एपी फॉर्म में आपको एसआई ही मिलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वही एसआई में आपको दिखेंगे। तो ठीक है, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो वो आपका एपी फॉर्म में नहीं होगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ जाएगा, तो वहां से आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस मैंने बच्चों बता दिया आपको। ये क्वेश्चन एक हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बता दिया। ये बीच वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, ये डू योरसेल्फ, और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो 7, 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आपके पास फिर एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी √2, √18, √50 डैश डैश डैश। ये एक एपी फॉर्म में दिया गया है, इसका हमें 18th टर्म फाइंड करना है। कितना आसान है ये, केवल आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आता है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कितना आसानी तरीके से इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p-1, 3p+1 एंड 11 आर इन एपी। मैंने क्या बताया था बच्चों, अगर 3 नंबर्स अगर एपी फॉर्म में दिए हों तो कैसे निकालते थे उसको हम लोग उस पर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 7 देखिए, सोल्यूशन नंबर 7। पहले एपी लिख लेते हैं। एपी जो दिया गया है √2, √18, √50 डैश डैश डैश। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो, अभी तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे कैसे कॉमन है, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। देखो √2 इंटू रूट, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2। इसको क्या लिख सकता हूँ,
5 इंटू 5 इंटू 2 डैश डैश डैश। तो ये क्या आ जाएगा √2। यहां से पेयर में 3 कॉमन हो रहा है, बाहर हो रहा है, 3 बाहर हो जाएगा 3√2 और ये 5 बाहर हो रहा है तो 5√2, ठीक है, और डैश डैश डैश। तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमें a की वैल्यू मिल गई √2, d क्या होगा a2 माइनस a1 तो 3√2 माइनस √2। अच्छा अब √2 नहीं घटाना है, इसका कॉफिशिएंट √2 का कॉफिशिएंट घटाएंगे। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कॉफिशिएंट 3 है, 3 में से 1 गया तो 2 और कैसे किसका घटा रहे हैं कॉफिशिएंट √2 का, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 2√2। तो d मिल गया, a मिल गया। कौन सा टर्म चाहिए बच्चों हमको 18th टर्म, तो a18 हमको निकालना है, a18 निकालना है। तो क्या बताया था a18 निकालने के लिए, देयरफॉर a18 इज इक्वल टू a प्लस 17d। जो कॉमन डिफरेंस होता है हमेशा एक कम होगा इसके लास्ट टर्म से, ठीक है। ये तरीका कैसे आया पता है ना, ये सब फार्मूले से हैं। जब n की जगह पे 18 रखोगे तो n-1 होता है, देखो यहाँ पर an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे क्या है 18, तो 18 रखोगे तो 18 में से 1 कितना बचा 17d ही तो बचा, तो a प्लस 17d और यहाँ 18, तो इसीलिए मैंने a18 इज इक्वल टू a प्लस 17d लिख दिया डायरेक्टली। अब रख दो वैल्यू, a की वैल्यू √2 प्लस 17 इंटू 2√2, d की वैल्यू 2√2 आई है तो कितना आ गया √2 प्लस 34√2, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा, यहाँ कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ 34 35√2। a18 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 35√2। यही आपका आंसर था। इजी है, कर ले जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर आपको फटाक से इससे मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी वे में आप चलेंगे अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p-1 3p+1 एंड 11 आर इन AP फॉर्म, हैंड द फाइंड द नंबर। तो पहले p की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद p की वैल्यू इन तीनों में रख देंगे, वो नंबर्स आपको पता चल जाएंगे। तो लिखते हैं सिंस 2p-1 3p+1 एंड 11 आर इन AP, किसमें है AP है, तो AP में है, देयरफॉर क्या होगा सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस के थ्रू निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3p+1 माइनस, जब ये 2 वैल्यू हो तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये d की वैल्यू निकाल लिया बराबर, यहां से भी तो d निकल सकता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अरे भाई देखो ना, d की वैल्यू, सिंस d की वैल्यू क्या, d की वैल्यू हो सकती है a2 माइनस a1, या फिर d की वैल्यू क्या हो सकती है a3 माइनस a2। तो इन जब दोनों को देखोगे तो डी वैल्यू इक्वल है ना, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कर सकते हैं, तो वही तो इसमें किया है। a2 माइनस a1 इधर है, इक्वल्स टू a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 तो इधर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3p+1 माइनस प्लस माइनस 2p माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3p-1। सॉल्व करेंगे, 3p में 2p गया तो p बचा, -1 प्लस प्लस हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 से 1 गया 10 बचेगा माइनस 3p। p वाला टर्म इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो इधर आएगा तो ये 4p प्लस 3p, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 माइनस 2, तो 4p इज इक्वल टू 8, तो p इज इक्वल टू 8/4, कितना आ गया 2, तो p इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, तो p की वैल्यू पहले पूछा था कि p की वैल्यू कितनी होगी, तो p की वैल्यू 2 होगी। फिर क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, हेंस नंबर्स आर, पहला क्या नंबर था 2p-1, तो p की वैल्यू 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3, फिर 2 रखोगे यहाँ पर तो 6 और 1 7, और फिर क्या रखोगे p की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर कोई रखना ही नहीं, डायरेक्टली 11 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 11, और ये चेक कर लीजिए आपका AP फॉर्म में है कि नहीं। 3 के बाद 7 मतलब 4 का डिफरेंस, 7 के बाद 11 यानी 4 का डिफरेंस, तो AP फॉर्म में है ना, ठीक है, तो यही आपका आंसर। क्लियर हो गई बात, ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन था, आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखें तो क्या लिखा हुआ है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13 टर्म, फाइंड द एपी। ठीक है, कह रहा है अगर उसका 10th टर्म एपी का 52 दे रखा हो और अगर उसका 17th टर्म जो है वो उसके 13 टर्म से 20 मोर देन है तो वो एपी क्या होगा। ये 2009 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऊपर वाला 2017 में पूछा गया था। तो उसका 10th टर्म 52 दिया है और 17th टर्म जो है 13 टर्म से 20 मोर देन है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्या गिवन है हमको, A10 गिवन है, गिवन है कि A10 इज इक्वल टू 52। अब बच्चों मैंने अब क्या बताया कि A10 कैसे निकालते हैं, A प्लस 9D, तो इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 9D इज इक्वल टू 52। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बहुत इजी में देखिएगा। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या गिवन थी बच्चों कि इसका 17 टर्म है, यानी A17 जो है वो क्या है, A13 से 20 मोर है। उसका जो 17th टर्म है यानी A17 टर्म जो है वो A13 से 20 मोर देन है, मतलब उससे ज्यादा है। फाइंड द एपी, तो इसको भी सॉल्व कर लो। A17 का मतलब क्या बच्चों, A प्लस 16D, और A13 का मतलब बच्चों A प्लस 12D और प्लस 20। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, अब इसके ए सारे ए और डी वाले वैल्यू इधर ले आएंगे और यहाँ वैसे लेंगे, तो A प्लस 16D माइनस A इधर आएगा तो माइनस 12D इज इक्वल टू 20। ए माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, और 16D में से अगर 12D जाएगा तो 4D इज इक्वल टू 20, तो D इज इक्वल टू कितना 20/4, ये कितना आ गया 5। D इज इक्वल टू 5 मिल गया, D इज इक्वल टू 5 मिल गया। अब इस D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में A प्लस 9 इंटू D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 52, तो A प्लस 45 इज इक्वल टू 52, तो A इज इक्वल टू 52 माइनस 45, A इज इक्वल टू कितना बच्चों 7, A इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू 5। पूछा क्या था, AP पूछा है, तो हेंस AP क्या होगा, पहला टर्म क्या है 7, फिर उसमें 5 ऐड कर दीजिए, A प्लस D होता है तो 7 प्लस 5 12, फिर इसमें और 7 ऐड कीजिए तो 17, फिर 7 ऐड करेंगे 22, ऐसे डैश डैश डैश। तो ये आपका एपी फॉर्म आ गया, यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पहुंच चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 121 117 113 डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर कोई AP इस फॉर्म में दिया है तो इसका कौन सा पहला नंबर होगा या कौन सा पहला ऐसा टर्म आएगा जो आपको निगेटिव टर्म देगा, मतलब निगेटिव वैल्यू देगा। तो बच्चों ये देखिए, अगर AP अगर आप देख रहे हो तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, देख रहे हैं ना, 121 के बाद 17 113 ऐसे करते करते जब जाओगे तो 0 के बाद कोई ना कोई निगेटिव नंबर आ जाएगा, LHS के साइड में चला जाएगा। तो वो कौन सा नंबर होगा जो निगेटिव टर्म आपको देगा। ठीक है, तो ये टर्म हमको पता करना है, कौन सा टर्म ये आएगा। तो इसको देखो, एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली इसको लिखते लिख चले जाओ तो समय बहुत लगेगा। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो समय बहुत लगेगा इसको बनाते वक्त, और इसको आप 4 से 5 मिनट अगर ले लो बनाते वक्त तो 10 मिनट कम से कम लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो आपका पेपर 2 ही घंटे का है, तो एक क्वेश्चन में अगर आप 10 मिनट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके बहुत पीछे के जो बच्चे होंगे वो छूट भी सकते हैं। तो इतना हमें नहीं, हमें तो AP फॉर्म के तरीके से करना है। तो बच्चों अगर पहला निगेटिव टर्म दे रहा है तो इसका मतलब वो जो पहला टर्म होगा निगेटिव वैल्यू वो लास्ट नंबर होगा इस AP का। सॉल्व करते जाएं और जहां पर हमको पहला नंबर निगेटिव मिलेगा
वहीं पर छोड़ देंगे ना एपी को। जब एपी को वहीं पर छोड़ दोगे तो वो टर्म आपका लास्ट टर्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो लास्ट टर्म an है वो क्या है, निगेटिव टर्म है। तो निगेटिव क्या होती है वैल्यू, 0 से छोटी होती है। बात समझ रहे हो ना कि निगेटिव वैल्यू क्या होती है, 0 से छोटी। तो an हमको क्या चाहिए, पहला नंबर ऐसा an आएगा जो 0 से छोटा मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। ये बात यहां से हमको मिल गया, ठीक है। टू फाइंड an लेस देन 0, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है, तो देखते हैं, ठीक है। और क्या फाइंड करना, हमें तो फाइंड करना है n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो an हमें क्या है, लेस देन 0 मिलना चाहिए, होगा तभी वो लास्ट टर्म आपका an आपका पहला नेगेटिव मिलेगा और n की वैल्यू वहीं से हम निकालेंगे। तो पहले यहां से गिवन क्या है, गिवन दैट क्या है बच्चों, a की वैल्यू गिवन है 121, d की वैल्यू कितनी बच्चों 117 माइनस 121 इज इक्वल टू -4 आ गया बच्चों। a मिल गया, d मिल गया, an हमारा लेस देन है, ठीक है। तो सिंस an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो नाउ हमें क्या रखना है, an लेस देन 0 रखना है कि an की वैल्यू पहले नंबर क्या नहीं चाहिए, निगेटिव। तो निगेटिव क्या होता है, 0 से छोटा। तो ये वैल्यू कंडीशन लेके चल रहा है। तो अब इस पे वैल्यू रखते हैं, तो an की वैल्यू रख देते हैं। an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। बात समझ में आ रही है। अब a की वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी थी 121 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, उसी को निकालना है, इंटू d तो आया था -4 लेस देन 0, ठीक है बच्चों। अब ध्यान सुनिए, अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसका मतलब हमें 121, ये इनइक्वलिटी का साइन होता है। तो इनइक्वलिटी का कुछ कंडीशन होता है, मैंने क्लास 8 में आपको पढ़ाया होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे कि इनइक्वलिटी होती क्या है। इनइक्वलिटी में ये कहा जाता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, बात समझिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप सब्ट्रैक्ट करें किसी साइड में, ऐड करें किसी साइड में, डिवाइड करें किसी साइड में या मल्टीप्लाई करें किसी साइड में, तो उसके इनइक्वलिटी पे कोई चेंजेस नहीं आता। मतलब जैसा साइन है साइन वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस 121 को हमें इधर लाना है, तो ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसको जब इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, निगेटिव, ठीक है। या फिर यूं कहें कि क्या करें, सब्ट्रैक्ट, ऐसे लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 121 ऑन बोथ साइड, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनइक्वलिटी होता क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब निगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर है, इसको घटा रहे हैं तो कोई साइन इसका चेंज नहीं होगा, तो घटा दीजिए। तो 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, और घटाना है इसको तो -121 और ले लेंगे, और लेस देन 0 माइनस 121। तो ये माइनस में है और ये प्लस में, क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया, n माइनस 1 इंटू -4 और लेस देन -121। बात समझ आ गई बच्चों। अब सुनिए दूसरी बात, कोई भी निगेटिव इंटीजर अगर है उसको मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, किसी भी निगेटिव इंटीजर से बोथ साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो इसकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। क्या आती है, चेंज, कि अगर ऐसे है तो ये कैसे बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, ग्रेटर देन का साइन। अगर लेस देन में है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में है तो लेस देन। तो क्या है, -4 को भी गायब करना है, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डिवाइड बाई -4 ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू -4 अपॉन -4। अब देखो मैंने -4 से निगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया है तो साइन ये वाला चेंज हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन, और इधर भी -4 से डिवाइड ही करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये -4 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 ग्रेटर देन 121/4 आ गया। अब -1 क्या करना है, हमें ऐड करना है, इस खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट साइन यानी प्लस करना पड़ेगा। तो एडिंग
ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन बस मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपको इनइक्वलिटी का भी तरीका पता होना चाहिए। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको केवल तरीका बताया हूँ। ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है फेयर कॉपी में। फेयर कॉपी में ऐसे करते जाओगे, और इसको ना लिखो तो भी सही है, डायरेक्टली सॉल्व कर चले जाइएगा। बस ध्यान रखें कहाँ चेंज करना है इनइक्वलिटी का साइन, क्योंकि इनइक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सा अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग क्या करना है, 1 खत्म करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। और ऐसे लिख दोगे तो और अच्छी बात है। तो n माइनस 1 प्लस 1 यहाँ भी ऐड कर दिया। अब ये प्लस है इंटीजर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई साइन चेंज नहीं होने वाला, तो साइन ऐसे ही रहेगा। और 21 प्लस 4 प्लस 1 हो गया, तो ये इससे कैंसिल। n इज इक्वल टू 4 1 जा 4 यानी 125/4। n इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, इक्वल टू नहीं भाई, ग्रेटर देन 31 1/4, यानी n की वैल्यू जो है 31st टर्म्स होल नंबर 1/4 टर्म से ज्यादा होगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, टर्म कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देता। टर्म कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देता है। तो टर्म में कभी फ्रैक्शनल वैल्यू आए तो यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटर देन, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, 31 से 1/4 से बड़ा 32 टर्म। तो hence 32 terms will give the first negative term of an AP। ठीक है, यानी जो 31st टर्म 2 टर्म होगा वो आपको पहला नेगेटिव नंबर इस एपी के लिए आपको देगा। बात समझ में आ गई? तो ये इतना प्रोसीजर आपको करना था, और ये क्वेश्चन आपको देगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था और आपको बिल्कुल नया दिख रहा हो क्वेश्चन, ये कि इससे पहले आपने शायद एनसीईआरटी में किया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 20 होल नंबर 19 होल नंबर 1/2 18 होल नंबर 1/2 डैश डैश डैश, इस टर्म का कौन सा पहला टर्म जो होगा वो निगेटिव टर्म होगा। सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, ऐसे ही खाली नंबर चेंज हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप ये खुद करिए, डू योर सेल्फ। ठीक है, और बताइएगा इसका भी आंसर क्या आया है कमेंट के थ्रू। ठीक है, 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो बहुत इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, और मेथड याद रखिएगा। ठीक है, तो ये खुद करिएगा, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, 4 टाइम्स द 4th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म, फाइंड द इट्स 22nd टर्म। अगर किसी 4th टर्म का 4th टाइम्स क्या है, AP जो है इक्वल है किसी 18 टर्म के 18 टाइम्स से, तो उसका 22nd टर्म बताइए क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 2012 पूछा गया। चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों कि 4th टाइम the 4th term of an AP is equal to the 18 times its 18th term, find the 22nd term। तो given that 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू किसके, 4th टर्म के, तो A4 के। ठीक है, 4th टर्म, तो 4 इंटू टाइम्स का मतलब इंटू 4th टर्म के इज इक्वल टू है किसके, 18 टाइम्स 18 टर्म के, तो 18 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किसके, 18th टर्म के। पूछा है फाइंड द 22nd टर्म। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड A22 टर्म। ठीक है, तो नाउ ये वाला वैल्यू लेते हैं, 4 इंटू A4 इक्वल्स टू 18 इंटू A18th टर्म। A4 का मतलब कितना बच्चों, आप लोगों को तो पता हो गया होगा ना, 3 A प्लस 3D, और 18 इंटू इसका मतलब कितना बच्चों, A प्लस 17D। सॉल्व करते हैं, 4A प्लस 12D इज इक्वल टू 18A
प्लस 17D, तो ये हो गया आपका। आप क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को इधर ले आएंगे और इसको देखते हैं क्या मिल जाएगा हमारे पास, कुछ मिलता है। अच्छा 18A गड़बड़ कर दिया, 18A ये हो गया, अब प्लस 18 इंटू 17 और ये D आ गया। सॉल्व कीजिए, 4A प्लस 12D इज इक्वल टू 18A प्लस 18 7 जा 126, 18 7 जा 126, कैरी आ गया 12, 18 1 जा 18 और 12 30, 306D। ठीक है, सारे वैल्यू को उधर ले जाते हैं, क्या मिलेगा हमको, 18A प्लस 306D माइनस 4A माइनस 12D इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, हम घटाते हैं, देखिए क्या मिलेगा आपको, 14D मिल जाएगा, 14A मिल जाएगा और 306 में से 12 लेस करेंगे तो प्लस 294D मिल जाएगा, 294D मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। सही है, 18 7 जा 126 और 12 कैरी, 18 1 जा 18 और 12 30। ठीक है, सही है। अब क्या करें बच्चों, हमें तो कुछ इसका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, कैसे किया जाए इसका सोल्यूशन को, क्या करेंगे बताइए। तो इसमें से हम कुछ यहाँ पर देखें तो हमें फाइंड करना है A21D, यानी A21 का मतलब A प्लस 21D, यहाँ से हमें काम करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से कुछ कॉमन बन सकता है, देखिए बन रहा है 14 अगर कॉमन ले ले बच्चों तो क्या मिलेगा, A मिल जाएगा और 14 2 जा 28, कैरी आ गया 1, 14 हो गया, 14 1 जा 14D इज इक्वल 21। तो A प्लस 21D इज इक्वल टू 14 यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा 0/14। तो A प्लस 21D इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और हमें पूछा क्या था, इसी वैल्यू को, तो A प्लस 21D को ही तो पूछा गया था। तो यहां से क्या आ जाएगा, A प्लस 21D इज इक्वल टू 0, हैंस A22 टर्म इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान है, कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एन AP प्रोग्रेशन 63 65, थोड़ा सा फैन चल रहा है, हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। ये दोनों टर्म जो दिए गए AP दिए गए हैं उसके nth टर्म के किस n के लिए इसका nth टर्म जो है, इस AP का और इस AP का जो nth टर्म है वो किस n वैल्यू के लिए इक्वल होगा, किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा। चलिए इस दोनों पहले हम इस टर्म को निकाल लेते हैं फिर करते हैं। चलिए सोल्यूशन नंबर 13 करते हैं। सोल्यूशन नंबर 13 क्या है, पहला AP दिया है 63 65 67, तो ये पहला आपका AP हो जाएगा। ठीक है, AP1 कह देते हैं, 63 65 67 और इसका कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म। और AP2 क्या दिया गया है, AP2 दिया गया है, क्या दिया है बच्चों, AP2 दिया है 3 10 17, तो 3 10 17 डैश 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 nth टर्म। ठीक है, और क्या दिया है हमारा कि AP1 का nth टर्म, ठीक है, इक्वल है AP2 के nth टर्म के, सिंस ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है तो इसी पर रख देते हैं। तो इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म हो जाएगा A की वैल्यू कितनी 63 प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा। D कितना आएगा बच्चों इसके लिए 65 माइनस 63 यानी 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू A2 में देखिए A की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू 10 में 3 गया तो 7 आ जाएगा।
इज दैट क्लियर? यही तो कंडीशन हो गया, an टर्म ये हो गया और इसका n टर्म ये हो गया, तो यहां से हमने इसको निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, सॉल्व कीजिए, लेस हो जाएगा, कितना बचा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। n को n की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ लाइए। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 7n और 2 इधर जाके जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2n इज इक्वल टू ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 61 प्लस 4। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो 5n इज इक्वल टू 65, तो n इज इक्वल टू 65 बाई 5, n इज इक्वल टू कितना 13 टर्म। हेंस द 13th टर्म इज hence the 13th term of both APs are equal। ठीक है, यही हमें निकालना था। क्लियर हो गई बात? आसान है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगर 14 क्वेश्चन देखिए, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाई 8। हमें दिखाना है कि 200 और 500 के बीच में कुल कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 8 से डिविजिबल हो सकते हैं। कैसे इतने इंटीजर्स हैं जो 8 से डिविजिबल हो सकते हैं, इसको चेक करना है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। क्या दिया गया है, हमें पता करना है 8 से डिविजिबल। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 14, सोल्यूशन नंबर 14। ठीक है, हमें फाइंड करना है 8 से डिविजिबल होने वाले इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500। कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले कि 200 से बीच में, 200 से लेकर के कितना 500 के बीच में हमको 8 से डिविजिबल बाय नंबर चाहिए, 8 से डिविजिबल नंबर। ठीक है, ये रफली में करिएगा, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो एपी पहले बनाते हैं। तो एपी कैसे होगा, पहले देखो हमने क्या बताया, ये नंबर को चेक करना है, डिवाइड के क्या ये कट रहा है इसके बीच में, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं। तो 8 से डिविजिबल करोगे इसको तो 8 2 जा, 8 से डिविजिबल करोगे तो 8 2 जा 16 4 कैरी, और 8 5 जा 40, यानी डायरेक्टली कट गया भाई। लेकिन हमें इसके बीच में चाहिए, तो ये तो लेना है नहीं। अगर बीच में कह दिया, बिटवीन बोल दिया, क्या बोला है बिटवीन, क्या बोला है बिटवीन, तो बिटवीन बोल दिया बच्चों, तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, हमें इसके बीच में लेना है। हमें 200 नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, इसके बीच का अगला वाला नंबर, तो इसमें 8 और ऐड कर दीजिएगा, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, तो AP इज पहला आ जाएगा 208, फिर इसमें ऐड करके 216 डैश डैश डैश। अब ये 508 से डिविजिबल होगा, चेक कर लेते हैं। 8 6 जा 48, 2 कैरी 20 हो गया, 8 2 जा 16 4 कैरी, 4 बचा, यानी 4 उसको लेस कर दो, ज्यादा करोगे ज्यादा हो जाएगा, तो 4 लेस करेंगे कितना आ गया 496। चेक कर लीजिए, ये 8 से डिविजिबल है और ये सारे नंबर्स क्या हैं, 200 और 500 के बीच में है। तो इसमें कितने नंबर्स को लाएंगे ये हमें फाइंड करना है। तो A की वैल्यू कितनी बच्चों 208, D की वैल्यू क्या 216 माइनस 208, तो D की वैल्यू कितनी 8। कि जो हम डिफरेंस ला रहे हैं वही हमारा कॉमन डिफरेंस है, A मिल गया, D मिल गया और AN मिल गया। AN कितना है 496, हमें चाहिए क्या N। तो क्या करेंगे, सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 496, A की वैल्यू 208 प्लस N माइनस 1 इंटू 8। सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, मान निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 8।
सॉल्व करेंगे, 6 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी 16 में से 8 गया तो 8, 8 में से 0 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल टू n-1 इंटू 8 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू 288 अपॉन 8, 8 4 जा नहीं 8 3 जा 24, 4 कैरी 8 6 जा, तो n-1 इज इक्वल टू 36, तो n इज इक्वल टू 36 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 37। दिस इज योर आंसर। क्लियर बात कि कुल 37 नंबर्स होंगे जो इस 200 और 500 के बीच में होंगे जो 8 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, आसानी से इसको कर ले जाइएगा। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं था, ये भी क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 105। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आपको मैंने पढ़ाया है बहुत इजीली वे में और बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कैसे करेंगे इसको, कि हमें जब ऐसे नंबर्स आया जो अगर 3 नंबर्स एपी फॉर्म में पूछे तब क्या लेंगे, 4 नंबर्स एपी फॉर्म में पूछे तब क्या लेंगे, 5 नंबर को तो क्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर्स को एपी फॉर्म में दे रखा है, कहा है कि उसका सम 15 है और प्रोडक्ट उसका 105 है। तो लेट 3 numbers आर, पहला क्या मान ले हम मान लेते हैं a माइनस डी, फिर a एंड a प्लस डी, ये तीनों नंबर्स आपके एपी फॉर्म में हैं। और दूसरा भी मान सकते थे, कैसे मान सकते थे आप, a माइनस 2d, ठीक है, a प्लस 2d, तो यहां से मिल जाता। ठीक है, ऐसे a माइनस 3d, a प्लस 3d, तो वो भी एपी फॉर्म में आता। तो इस तरीके से हम 3 नंबर्स मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रहेगा एपी फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स हमने ले लिया। लेट 3 नंबर्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी इन एपी। किसमें है ये, एपी में है। ठीक है, और ये सोल्यूशन नंबर आपका कौन सा है, सोल्यूशन नंबर 15 है। ठीक है, अब क्या करें, इनका सम दे रखा है 15। नाउ a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो d से d क्या हो गया, कैंसिल। 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू बच्चों 15/3, दैट्स मीन 5। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है कि इनका प्रोडक्ट जो है 105 है। तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 105। ये बच्चों फॉर्मूला बन रहा है a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 105। a की वैल्यू गिवन है 5, पुट कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 105। ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105 अपॉन 5 लेस 21 आ गया। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 माइनस 25, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो डी इज इक्वल टू √4, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। डी की 2 वैल्यू आ गई बच्चों। तो एपी भी आपके 2 फॉर्म में बनेंगे, एक डिक्रीजिंग में एक इंक्रीजिंग में। हेंस नंबर्स आर, या नंबर्स भी आपके ऐसे हैं, हेंस नंबर्स आर। पहले हम +2 लेते हैं, पहले हम +2 लेंगे और a बराबर 5 लेंगे। तो एपी क्या पहला नंबर क्या माना था, a माइनस डी, तो a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू +2 लेंगे, तो 5 में से 2 गया तो 3। अब अगर +2 यहां ले रहे हैं तो खाली यहाँ a है, तो a की वैल्यू खाली 5, फिर a प्लस डी, तो 5 + 2 कितना 7। आर दूसरा एपी क्या नंबर क्या हो सकता है, माइनस ले ले, तो -2 रखोगे यहाँ पर, तो -2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 तो प्लस माइनस 2 है 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर्स आपके हो सकते हैं 357 या 753, यही आपका आंसर। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10,
फाइंड द एंगल्स। अगर क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स एपी में हो तो उनका कॉमन डिफरेंस अगर 10 दे रखा हो तो फाइंड द एंगल्स, तो एंगल्स को पता करना है। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? अ क्लोज्ड फिगर which has 4 vertex, 4 sides and 4 angles is known as quadrilateral। ठीक है, तो हमें 4 एंगल्स अगर पता हो जाएं क्वाड्रिलेटरल्स के तो आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। तो लेट एंगल्स आर x डिग्री कॉमा कॉमन डिफरेंस यानी इनका जो डिफरेंस है एंगल्स का वो 10 का है। ठीक है, तो पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 10 डिग्री, तीसरा x प्लस 10, इसमें और जुड़ेगा तो x प्लस 20 डिग्री एंड x प्लस 30 डिग्री। तो ये आपको 4 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के मिल गए। ठीक है, लेट एंगल्स आर दिस एंड दिस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एंगल्स हो गए। अब क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा गया है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस 10 फाइंड द एंगल्स। ठीक है, तो ये चारों एंगल्स आपके एपी फॉर्म में है ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन एपी फॉर्म। मान लिया कि एपी फॉर्म में है। ठीक है, नाउ हम जानते हैं क्या है कि चारों एंगल्स के क्वाड्रिलेटरल का सम कितना हो 360। नाउ we know that sum of angles of a quadrilateral is equals to 360 degree। ठीक है, therefore sum of angles यानी x plus x plus 10 plus x plus 20 plus x plus 30 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करेंगे, ये x x x जुड़ करके 4x, 10 20 30 इज 60 इज इक्वल टू 360। तो 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 60, 4x इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन 4, दैट्स मीन 4 9 जा नहीं सॉरी 300 है ये, 4 7 जा 4 5 जा, तो x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75। हैंस एंगल्स आर, पहला क्या आएगा 75, फिर x प्लस 10 है तो 75 प्लस 10 85, फिर 95 एंड 105। यही आपका एंगल हो गया, चारों क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हो गए यही। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इजी है, कर ले जाएंगे, बहुत इजी है। ठीक है, 2 मार्क्स में आपको मिलेगा देखने को, तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। अगर यही क्वेश्चन किस में आता है, ट्रायंगल में आता है, 3 नंबर्स एपी फॉर्म में लेने के लिए कहता है तो वहां पर एपी तरीके से लगाइएगा। और अगर कह रहा है कि इस तरह कॉमन डिफरेंस उसका 10 है तो पहला एंगल जो हो जाएगा ट्रायंगल का x, दूसरा x प्लस 10 x प्लस 20, और वहां से भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, जब समझ में आया उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? क्वेश्चन नंबर था 15 था 16 था, सोल्यूशन नंबर 16। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म, यानी किसी 14 टर्म का एपी जो है वो उसके 8 टर्म का ट्वाइस है। इफ 6 टर्म इज -8 देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, उसके फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या होगा? तो पहले 14 टर्म जो है वो ट्वाइस है 8 टर्म के, तो गिवन दैट क्या है? सोल्यूशन नंबर 17। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस पूरे एपी के चैप्टर का। ठीक है, इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने इसको लिए हैं अपने वीडियो में, और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसी मेथड पे आपको क्वेश्चंस देखने को बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो अगर अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, तो एपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्रॉब्लम हम जानते हैं कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले गिवन दैट क्या है? गिवन दैट इसमें दिया गया है कि जो गिवन दैट इसका 14th टर्म है वो क्या है? ट्वाइस इट्स 8th टर्म। तो 7a14 इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब दुगना किसका?
ए 8 का। और क्या गिवन है, एंड गिवन है कि इसका जो 6 टर्म है, इसका जो 6 टर्म है वो -8 गिवन है। तो A6 इज इक्वल टू -8। फाइंड करना है हमको फर्स्ट 20 टर्म का सम। फर्स्ट 20 टर्म का सम हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, पहले यहां से निकालते हैं। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A14 का मतलब A प्लस 13D, 2 इंटू A प्लस 7D। सॉल्व करेंगे A प्लस 13D 2A प्लस 14D, इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा अब कितना, 2A प्लस 14D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 0। लेस करेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू कितना, -D। A की वैल्यू क्या, -D। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। A6 क्या दिया था, A6 दिया है बच्चों आपका -8। ठीक है, तो क्या करेंगे, A6 की वैल्यू क्या, A प्लस 5D इज इक्वल टू -8। ठीक है, और A की वैल्यू आई कितनी थी, -D। A की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, -D। तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको, थर्ड। ठीक है, तो A की वैल्यू -D प्लस 5D इज इक्वल टू -8। कैंसिल हो जाएगा, घटेगा, कितना बचेगा बच्चों, 4D बचेगा इज इक्वल टू -8। D इज इक्वल टू -8/4। D इज इक्वल टू -2। D इज इक्वल टू -2 आ गया। तो A की वैल्यू -D थी, तो A की वैल्यू -2। तो A की वैल्यू क्या, 2। A की वैल्यू भी 2 और D की वैल्यू भी 2। हमें पूछा क्या है, फर्स्ट 20 टर्म का सम, फर्स्ट 20 टर्म का सम। ठीक है, नाउ हाँ S20 निकालना है। तो S20 मतलब पहले SN n/2 2A प्लस n-1 इंटू D पे हम S20 रख देंगे, ये SN की वैल्यू होती है। सिंस ना उड़ा दीजिए, सिंस हम जानते हैं ये होता है, देयरफॉर S20 इज इक्वल टू 20/2, N की वैल्यू 20, A की वैल्यू 2 प्लस 20 -1 इंटू -2। सॉल्व करेंगे, 20 से कट करेंगे, 10 आ जाएगा 2 से करने पे 10, ये आ जाएगा 4 प्लस 19 इंटू -2। सॉल्व करेंगे 10, 4 माइनस 38, ये का सॉल्व करेंगे 10 इंटू -34। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ गया, -340, और यही S20 का आंसर हो गया। और इस तरह से आपका ये आंसर भी सॉल्व हो गया। इजी है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसानी। तो बच्चों 3 क्वेश्चंस ये और हैं, 18, 19 एंड 20। इन तीनों क्वेश्चंस को भी आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको RD शर्मा में, RS अग्रवाल में और NCERT एग्जाम्पलर में देखने को मिलेगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि S1 S2 क्या होता है, SN क्या होता है, इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इन तीनों क्वेश्चंस को आपको मैं देता हूं, ये मैं लिख देता हूं, डू योर सेल्फ। ठीक है, एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप तीनों को ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आएंगे, 4 नंबर देने वाले हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आपका ट्राई नहीं कर पाते हैं, नहीं आ पाता है आंसर, इसका सोल्यूशन नहीं आता है, प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। मैं इसका भी 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसका सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप लोग इसको खुद सेल्फ सॉल्व करें, कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताए, उस सारे क्वेश्चंस अगर आप सीख जाएंगे तो ये कुछ नहीं है, फटाफट आपको वैल्यू रख करके इस पे आंसर ले आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं देता हूं, आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा आपने प्रूव कर पाया या नहीं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया, इन सारे क्वेश्चंस को
और जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उन सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा, लेकिन मेथड आपका और कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जो अगला वीडियो हमारा होगा वो नेक्स्ट चैप्टर जो टर्म 2 में आने वाला है उससे रिलेटेड होगा। उसमें भी हम पहले आपको उस चैप्टर्स के बारे में आपको बता देंगे, क्या है उस चैप्टर में, कौन कौन से फार्मूले हैं, कैसे उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद उसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लूंगा और आपके लिए मैं बना करके उसको भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज का जो वीडियो था उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को बता दिए। ठीक है, अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सभी लोग अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने जो स्टूडेंट का ग्रुप बनाया होगा, दोस्तियां जितनी होगी उन सब दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो आप सभी लोग मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी इसका सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में अगले चैप्टर के साथ टर्म 2 एग्जाम के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।